अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। कल DGISPR ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी है उसके ऊपर थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं। ये कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से, इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ इंडिया से जनाब बड़ी दिलचस्प खबरें आई हैं और भारतीय आर्मी के हवाले से बल्कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ कश्मीर के हवाले से, पहलगाम वाक़े के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। लेकिन वीडियो आपने जो है वो ये एंड तक देखनी है। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बल्कि इससे पहले मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहलगाम वाक़े को तकरीबन जब वो हुआ था उसके 5 मिनट बाद ही जो है उसकी FIR दर्ज कर ली गई और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ये इल्ज़ाम लगा दिया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DGISPR की है ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जो नैरेटिव बिल्डिंग हुई है वो सबूतों के साथ हुई है। पाकिस्तान ने एक तो अपनी पोजीशन वाज़िया की है, पाकिस्तान ने कहा है कि दहशतगर्दी के जो बेसिकली नेटवर्क हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको इंडिया बैक कर रहा है, उनको इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है और बाकायदा तौर पर नाम भी लिए गए और ऑडियोज़ भी दी गई हैं, सबूतों के साथ बात की गई है कल DGISPR की जानिब से। जो नाम लिए गए हैं उसके अंदर एक अदद मेजर जनरल सदीक वर्मा हैं, सूबेदार सुखविंदर हैं, हवलदार उम्मीद हैं और एक सिपाही शामिल हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर उनकी प्रॉक्सीज़ हैं जो अफराद बेसिकली उनकी जानिब से बॉम्ब्स प्लांट करते हैं या पैसे वसूल करते हैं, उनके बारे में बेसिकली जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी है, सारी बात है, आप पहले भी सुन चुके होंगे। मैं उसका लुब्बे लुबाव आपको थोड़ा सा दे देता हूँ और उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें एक तो 25 अप्रैल के बारे में बताया गया कि जी एक भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द है अब्दुल मजीद, जेलम के करीब बस अड्डे से जो है वो ये पकड़ा गया है। मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब ने आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम के अंदर भी एक ऐसी गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो जिक्र किया था, लेकिन ये 25 से पहले की बात थी। मेरा ख्याल है कि एक और दहशतगर्द को जो है वो पकड़ा गया है। इस शख्स को गिरफ्तार किया गया और इससे 2.5 किलो वजनी बम बरामद हुआ, ID डिवाइसेस जो है वो बरामद हुई और एक इंडियन साख्ता ड्रोन बरामद हुआ और 10 लाख रुपए जो है वो इससे बरामद हुए हैं। ड्रोन से मुझे याद आया, कल एक ड्रोन के हवाले से तो हम आपको खबर दे चुके थे कि क्वाडकॉप्टर मार गिराया है, तो एक और ड्रोन जो है वो पाकिस्तान ने बाद में मार गिराया है वहाँ पर। और इसके अलावा ये जो दहशतगर्द था इसका जो हैंडल है वो भारत के अंदर एक फ़ौजी बताया जाता है और इस हैंडलर के गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द से गुफ्तगू भी जो है वो सामने आई है। दहशतगर्द के मोबाइल फ़ोन से भारत में हुई बातचीत भी जो है वो सामने आई है और वो भी पकड़ी गई है। ऑडियोज़ तो खैर शेयर की गई, उसके अंदर जो गुफ्तगू हुई वो भी मैं थोड़ी सी आपको लुबे लुबाब दे देता हूँ। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। पैसों की जो ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो व्हाट्सएप पे गुफ्तगू हुई है, वो सारी भी ISPR की जानिब से जो है वो शेयर की गई हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर ये जो ऑडियो शेयर की गई हैं उसके अंदर ये शख्स ये बात कह रहा है कि जी मैं कई सालों से जो है वो इसमें यहाँ पे काम कर रहा हूँ और आगे भी मैंने जो है वो कई सालों तक काम करना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है इसके अंदर कि एक सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर का जो है वो नेक्टस पकड़ा गया है कि वो बेसिकली ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे कर रहा है। उन चारों के नाम डिक्लेयर किए गए, सबूतों के साथ बात की गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये दूसरी डिप्लोमेटिक पाकिस्तान की विक्ट्री है और DGISPR ने कहा है कि जी अगर कोई इसकी आज़ादाना तहकीकात कराना चाहता है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, फोरम ओपन है। तो मेरा ख्याल है ये भी एक मॉरल विक्ट्री है। और पहलगाम वाक़े के बाद भी पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि आप अगर इसकी न्यूट्रल अथॉरिटी के सामने कोई इसकी तहकीकात करवाना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। और अब भी पाकिस्तान ने कहा कि जी हम लोग बिल्कुल तैयार हैं अगर कोई इसकी आज़ादाना तहकीकात कराना चाहता है। अब भारत आए ना बीच में, अब बताए, यूं पाकिस्तानी फ़ौज सामने आई और ठग करके सबूतों के साथ उन्होंने बात की है कि आपके दहशतगर्दी के नेटवर्क यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब भारतीय फ़ौज बीच में नहीं है, वो तो नज़र ही नहीं आ रहे, वो तो बल्कि भारतीय चीफ के हवाले से खबर आई वो मैं आपको देता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक मूव थी, एक अच्छी स्ट्रेटेजिक मूव थी और पूरी दुनिया, बल्कि अब ये पाकिस्तान, जाहिर बात है पाकिस्तान में तो ये सवाल किया जाता है कि सबूत कहाँ पर है। पूरी दुनिया ये सवाल करिए कि आप इतने अगर संगीन इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं तो इसके सबूत क्या हैं आपके पास, सबूत कहाँ हैं, सबूत पेश करें, फिर बात होती है। पाकिस्तान ने देखे ना बात की है, उन्होंने कहा कि आपके दहशतगर्दी के नेटवर्क मौजूद हैं और ये उनके सबूत है, बाकायदा तौर पर ऑडियोज़ दी गई हैं, नाम सामने डिक्लेयर किए गए और फिर ये भी कहा गया है कि इसकी आज़ादाना तहकीकात भी आप करा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छी मूव थी। और दूसरा एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, ये जो ऑडियोज़ थी उसके अंदर जो है वो ये बस अड्डे को टारगेट किया जा रहा था, उससे पहले किया भी गया था और 6-6, 7-7 लाख के अंदर जो है वो ये सारी दहशतगर्दी की जा रही थी। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये इस किस्म की घटिया हरकतें, 6-6 लाख रुपए, इंसानी जान जो है वो इस कदर सस्ती हो गई है कि 6-6 लाख रुपए में या 7-7 लाख रुपए में जो है वो उसका सौदा ये लोग कर रहे हैं। और यही सब कुछ
یہی سب کچھ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے, یہی سب کچھ BLA کر رہا ہے. کلبھوشن کہاں سے ملا تھا؟ وہیں سے ہی ملا تھا, اور یہی سارا جو ہے وہ انڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اور انڈیا کی را ایجنسی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ڈپلومیٹکلی بھی اس کو انٹرنیشنل فورم پر لے جائے اور وہاں پر بھی اپنا موقف جو ہے وہ رکھے. اس کے علاوہ انڈین آرمی کے حوالے سے میں ذکر کر رہا تھا, تو ان کے حوالے سے جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے, اور اس کے بعد بڑی پریشانی جو ہے وہ وہاں پر نظر آ رہی ہے. اور وہ خبر یہ مختلف پاکستانی چینلز نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ پہلگام کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد بھارتی فوج کے جو ندن کمانڈ کے سربراہ تھے, یہ مختلف کمانڈز ہوتی ہیں, ندن کمانڈ جو ہے وہ کشمیر کے اندر آتا ہے, تو اس کے جو سربراہ تھے ان کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا ملبہ پھینک دیا گیا ہے. اور لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار, ان کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ جناب ان کی چھٹی کرا دی گئی ہے, اور جنرل صاحب کی چھٹی کرا دی, اور جنرل کمار کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل پرتک شرما 1 مئی سے جو ہے وہ انڈین آرمی کی ندن کمانڈ کو جو ہے وہ سنبھالیں گے. اور بھارتی حکومت نے انٹیلیجنس سیکیورٹی کی ناکامی کا سارا ملبہ جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار پر ڈال دیا, اور 7 لاکھ فوجی پینل ملٹری ٹروپس اور پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہوتے ہوئے بھارتی فوج کی قیادت پہلگام حملے کے حوالے سے مکمل ناکامی کا شکار نظر آئی ہے. یہی سوال اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ 7 سے 10 لاکھ فوجی وہاں پر کھڑے میں, یہ ان کی اپنا سیکیورٹی فیلئر ہے جس کو چھپانے کے لیے پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. خیر کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد خبر یہ آئی کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا بانڈا پھوڑنے والے لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے, اور ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار کو اجلت اور غیر معمولی انداز میں خصوصی طیارے کے ذریعے نئی دہلی منتقل کیا جا رہا ہے. نئی دہلی میں آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل کی کاؤنسلنگ کریں گے. راج ناتھ سنگھ نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. ذرائع کے مطابق جنرل آفیسر کی فوجی عدالت میں پیشی متوقع ہے. جنرل آفیسر کی غیر معمولی منتقلی دہلی میں ہائی پروفائل انکوائری کا آغاز کر دیا ہے. تو یہ ایک فوجی کمانڈ میں تبدیلی آئی ہے انڈیا کے اندر. ظاہری بات ہے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی کہ اتنے فوجیوں کے ہوتے ہوئے اس طرح کا دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا, تو بڑی امبیرسمنٹ بنی تھی انڈیا کے لیے. تو یہ ایک تبدیلی آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ جناب بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو جو ان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ, قومی سلامتی کے مشیر اجے دوول اور تینوں سروسز چیف کے سربراہوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک اہم ملاقات کی. اچھا عام طور پر جب پلوامہ والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد اس طرح کی فوٹیجز سامنے نہیں آئی تھی, لیکن اس وقت جو ہے وہ اس طرح کی فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم لوگ بڑے سیریس ہیں اور ہم لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور بعد میں اس ملاقات کے حوالے سے انڈین چینلز نے رپورٹ کیا, ریپبلک ٹی وی خاص طور پر, اور وہ آپ جانتے ہیں کہ BJP کے بڑا قریب ہے, انہوں نے یہ رپورٹ کیا. تو میں ان کو کوٹ کر کے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی نریندر مودی نے جو ہے وہ تینوں سروسز چیف کو جو ہے وہ ہر قسم کی کارروائی کرنے کا اختیار دے دیا ہے. یہ وہ ظاہری بات ہے ذرائع سے رپورٹ کر رہے ہیں, آفیشیلی اس کو اناؤنس نہیں کیا گیا ہے, وہ اپنے ذرائع سے رپورٹ کر رہے ہیں. جی اس کا ایک اور اینگل بھی ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کل کو کوئی اور جہاز ظاہری بات ہے ان کا آگے پیچھے ہو گیا, سجے کھبے ہو گیا, تو نریندر مودی 1 منٹ نہیں لگائے گا اور یہ سارا ملبہ جو ہے وہ ان کے سروسز چیف کے اوپر پھینک دے گا. اور کرنا ہے تو بھی آپ کی ذمہ داری, اور اگر آپ نے نہ کیا تو بھی آپ کی ذمہ داری ہے. مطلب مودی تو عوام کو جا کے کہہ دے گا کہ میں نے تو ان سے کہا تھا, انہوں نے ہی آگے سے نہیں کیا. وہ ظاہری بات ہے وہ بھی کیسے کرے, پاکستان ہر چیز میں ان سے سبقت حاصل رکھتا ہے. ایئر فورس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں, نیوی کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں, لائن آف کنٹرول کے حوالے سے تو آپ بہتر جانتے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ بھی کیسے کریں, ان کی بھی مجبوری ہے. اس کے علاوہ کشمیر میں جناب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے. محبوبہ مفتی صاحبہ انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا کہ the recent government directive to deport all Pakistani national from India has raised serious humanitarian concerns, particularly in Jammu Kashmir. Many affected are women who came to India 30-40 years ago, married Indian citizens, raised families and have long been part of our society. We urge the government to reconsider this decision and adopt a compassionate approach regarding women, children and elderly. Deporting individuals who have lived peacefully in India for decades would not only be inhumane but would inflict deep emotional and physical distress on families who now know no other home. تو وہ بیسیکلی یہی بات کر رہی ہیں کہ 30-40 سال جن خواتین کو ہو گئے, ان کی شادیاں ہو گئی ہیں, وہ یہاں پر رہ رہی ہیں, اور اسی طرح یہاں پر بھی ان کے ریلیٹیو موجود ہیں. تو آپ یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ واپس چلے جائیں اسی طرح سے اچانک. تو وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہی کہ انڈین گورنمنٹ کو جو ہے محبوبہ مفتی صاحبہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ انڈین گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے وہ کوئی خیال وہاں سے کیا ہی نہیں جا رہا. اس کے علاوہ جواہر سرکار صاحب, انہوں نے بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا. اب یہ ظاہری بات ہے سارے وہ لوگ ٹویٹ کریں, یہ میں ٹویٹ نہیں کر رہا, یہ ان کے ٹویٹ ہے جو آپ کے سامنے, بڑا خوبصورت ٹویٹ ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لکھتے ہیں جسٹ ا ریکیپ, ٹورسٹ کیم ان ٹیکسیز بلونگنگ ٹو مسلم. وہ جو سیاح آئے تھے, جن وہ ٹیکسیوں کے اندر آئے تھے, وہ مسلمان چلا کے لائے تھے یا مسلمانوں کی ٹیکسیاں تھیں. اسٹیڈ ان ہوٹلز اون بائی مسلم. جن ہوٹلز کے اندر وہ سیاح رہے تھے وہ مسلمانوں کی ملکیت تھے.
दे ईट फूड कुक्ड बाय मुस्लिम, जो खाना उन्होंने बनाया, जो खाना उन्होंने खाया वो मुसलमानों ने बनाया था। रोड पोनीज ओन बाय मुस्लिम, जिस मुकाम तक वो आए थे, जो घोड़सवार थे वो भी सारे मुसलमान थे। डिड ट्रैकिंग गाइडेड बाय मुस्लिम, जो वहाँ पर गाइडर थे वो भी मुसलमान थे। व्हेन टेररिस्ट स्टार्टेड देयर अटैक दे वर कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम, जब वहाँ पर दहशत गर्दों ने हमला किया तो उनकी हिफाजत करने वाले या उनको कवर देने वाले वो भी मुसलमान थे। द फर्स्ट पर्सन टू डाई डिफेंडिंग वॉज अ मुस्लिम, जो सबसे पहला शख्स था जो शहीद हुआ था वो भी मुसलमान था। आदिल आप जानते होंगे, जो वहाँ पर मुकामी था, घोड़ा चलाता था, उसने अपनी जान का नजराना पेश किया। दोज वो फर्स्ट केम टू हेल्प वर मुस्लिम, जो सबसे पहले मदद के लिए आए वो भी मुसलमान थे। पोनी ओनर्स ATV राइड्स एंड पिलो बैक राइड टू सेफ्टी डन बाय मुस्लिम, जो उनको महफूज मुकामात तक ले गए थे वो भी मुसलमान थे। फर्स्ट एड एंड रेस्क्यू डन बाय मुस्लिम, जो तिब्बी इमदाद दी गई थी वो भी मुसलमानों की तरफ से दी थी। एम्बुलेंस ड्रिवन बाय मुस्लिम, एम्बुलेंस जो थी वो भी मुसलमान लाए थे। ट्रीटेड इन हॉस्पिटल बाय मुस्लिम डॉक्टर एंड नर्सेज, जो तिब्बी इमदाद उनको हॉस्पिटल्स में दी गई थी वहाँ पर भी जो डॉक्टर्स थे या वो नर्सेज थी वो भी मुसलमान थे। टैक्सी ड्राइवर वो ड्रोव द टूरिस्ट बैक टू श्रीनगर वर मुस्लिम, जो टैक्सी ड्राइवर थे जो उनको दोबारा वापसी श्रीनगर तक ले गए थे वो भी मुसलमान थे। एंड पे लिखते हैं एंड एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया वी सी ऑल मुस्लिम आर टेररिस्ट। और आखिर में लिखते हैं कि हर जगह पे या सोशल मीडिया पे भारत पे ये बात हो रही है कि जनाब हम देख रहे हैं कि सारे मुसलमान जो हैं वो दहशत गर्द हैं। बहुत प्यारा ट्वीट किया, बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया। मैं ये समझता हूँ कि आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि ऐसे लोग भी इंडिया में आज भी मौजूद हैं जो अमन के बारे में बात करते हैं, जो लोगों को मिलाने के बारे में बात करते हैं, जो ये समझते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक जगह पे रह सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है वहीं पर बीजेपी अपना जहर भरने में लगा हुआ है और वो हिंदू और मुसलमानों में फसाद कराने में लगा हुआ है। उनको ये चीज़ समझ नहीं आती, लेकिन बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की है और अमन की बात की। और मेरा ख्याल है आपको याद हो कि जिस दिन ये वाक़या हुआ था उसी दिन हमने इस वाक़े को जो है वो कंडेम किया था और हमने कहा था कि ये दहशतगर्दी का वाक़या है और ना हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है और ना हमारी स्टेट इस चीज़ को इंडोर्स करती है कि इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात होने चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है बीजेपी को ये चीज़ें कहाँ समझ आती है और नरेंद्र मोदी को ये चीज़ें कहाँ समझ आती है। वो सिर्फ अपना वोट बेहतर करने के लिए जो है वो मुसलमानों में और हिंदुओं में जो है वो आपस में उनको लड़ाने में लगा हुआ है। खैर अब यही कह सकते हैं कि होश के नाखून लिए जाएँ और कुछ नहीं। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।